इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डेनियल सेल के बारे में, है ना। डेनियल सेल आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। डेनियल सेल में क्या होता था कि आपके पास यहाँ पर एक सेल होती थी, है ना, उसमें जिंक की छड़ हम लोगों ने डाला हुआ था, बिल्कुल रफली हम बता रहे हैं, उसको जिंक सल्फेट विलयन में डुबोया हुआ था। सेम वे में हमने यहाँ पर एक और भी कर लिया, उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन लिया और उसमें कॉपर की छड़ को क्या हुआ था, डुबोया हुआ था और इनको सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया था और इसका कनेक्शन हमने किससे कर दिया था, गैल्वेनोमीटर से कर दिया था। तो जो जिंक की छड़ है ये काय का काम कर रही थी, एनोड का काम कर रही थी, और कॉपर की छड़ काय का काम कर रही थी, कैथोड का काम कर रही थी। ठीक है ना। ये बच्चों हमने बताया था कल आपको, एनोड का काम कर रही थी यानी इसके ऊपर ऋण आवेश था, कैथोड की तरफ काम कर रही थी तो इसके ऊपर धन आवेश। ये आपको कल बताया था बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपको जहन में रखना है, दिमाग में रखना है कि जो जिंक है अपने में से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है ना, और कॉपर और इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ले रहा है। क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो ये जो एनोड है ना, ये काय का काम कर रहा है, ऑक्सीकरण। यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण। और चूंकि ये ले रहा है इलेक्ट्रॉन को तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, अपचयन। क्लियर। तो अब हम लोगों ने ये देखा था, पूरा सेटअप था कि ये सेल होता है, डेनियल सेल होता है। अब यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रोड डालते हैं तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड धातु के बने होते हैं और उन इलेक्ट्रोड का एक अपना विभव होता है। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। तो इसको हम लोग इस तरीके से समझ लेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। तो देख लीजिए यहाँ पर बिल्कुल, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। तो बच्चों बहुत अच्छे से समझना कि इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। तो देखिए हमने यहाँ पर एक धातु की छड़ लिया है ना, मान लेते कि हमने जिंक धातु की छड़ लिया, ठीक है, और इस जिंक धातु की छड़ को उसी धातु के बने विलयन में हमने क्या कर दिया, डुबो दिया। यहाँ पर जिंक सल्फेट का विलयन हो गया, ठीक है। अब जब यहाँ पर जिंक धातु को इसमें डुबोते हैं तो ये जो जिंक धातु है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करती है। जब इलेक्ट्रॉन सरफेस पर निकलते हैं तो जो जिंक धन आयन है वो विलयन में आ जाते हैं। इतना क्लियर हुआ। जिंक धातु है वो अपने में से क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को निकाल रही है, और जब इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ गए, छड़ पर आ गए, और यहाँ पर जो जिंक धन आयन है वो विलयन में आ जाते हैं। तो आप ये देखिए यहाँ पर कि इस छड़ को हम लोग और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। इस छड़ को हम लोग को क्या कहना है, इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इस छड़ पर विलयन के सापेक्ष कौन सा आवेश आ जा रहा है, ऋणावेश आ जा रहा है। क्लियर हुआ। तो जब विलयन के सापेक्ष ऋणावेश आ जा रहा है तो विलयन और इलेक्ट्रोड के बीच एक प्रकार का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बिल्कुल क्लियर हुआ। तो हमने यहाँ पर इसकी परिभाषा दी हुई है कि जब किसी धातु की छड़ को धातु आयन के विलयन में रखा जाता है तो धातु छड़ इलेक्ट्रोड, धातु छड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोड और विलयन के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसमें अगर हम लोग देखें, जैसे यहाँ पर ये जो छड़ थी, जो इलेक्ट्रोड था वो कैसा हो गया, ऋणावेशित हो गया। इसका भी हम लोग दूसरा भी देख सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पर कॉपर धातु लिया है ना, और कॉपर धातु की छड़ हमने कॉपर सल्फेट विलयन में डाली। किस में डाली हम लोगों ने, कॉपर सल्फेट विलयन में डाला। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आते हैं, विलयन में। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आते हैं, विलयन में आते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है ना, और यहाँ पर आके पास कॉपर धातु के रूप में यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पर ये इसके ऊपर क्या हो जाता है, धनावेश हो जाता है। तो विलयन के सापेक्ष कॉपर की जो छड़ है वो क्या हो जा रही है, धनावेशित हो जाती है। तो क्लियर हो गया कि अगर हम किसी धातु छड़ को हम इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, अगर हम उसको धातु विलयन में डुबोते हैं तो विलयन के सापेक्ष उस इलेक्ट्रोड या तो पॉजिटिव हो जाता है वो इलेक्ट्रोड या नेगेटिव हो जाता है, यानी धनावेशित हो जाता है या ऋणावेशित, जिसके कारण विलयन और इस छड़ के बीच में एक विभवांतर आ जाता है, और उस विभवांतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्लियर हो बच्चे, इतना बिल्कुल क्लियर करके रखना। अब आपके पास यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार का हम लोग देख सकते हैं, दो प्रकार का। कैसे दो प्रकार का देख सकते हैं, तो देखिए पहले ऑक्सीकरण विभव, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, रिडक्शन
पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और यहाँ पर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का। क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो सेल है वो किस पर आधारित है? रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित है कि यहाँ पर ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो जब ऑक्सीकरण हो रहा है तो उस पोटेंशियल को हमको वहां पर क्या बोलना है? ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलना है। जहां पर अपचयन हो रहा है उसको हमको यहाँ पर क्या बोलना है? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देख लीजिए उदाहरण में यहाँ पर फिर से बता देते हैं। डेनियल सेल को दिमाग में रखिएगा। तो डेनियल सेल में आपको बताया था यहाँ पर जिंक था, जिंक अपने में से इलेक्ट्रॉन को क्या कर त्याग रही है ना, +2 इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या हो रहा है? निकलना हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। तो इस विभव को हमको यहाँ पर क्या बोला? ऑक्सीकरण विभव या ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। अब अगर इसको जनरल रूप में लिखें, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा जिंक लेना, जिंक की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, सिल्वर या कॉपर, कोई भी धातु ले सकते हैं। ठीक है। तो कॉमन रूप में हम लोग यहाँ पर जो धातु है उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? एम लिख सकते हैं। तो एम सॉलिड स्टेट में है यहाँ पर। फिर आपके पास एन जो है वो किस फॉर्म में है? आयन के फॉर्म में आ गया, यानी ये यहाँ पर एक सॉल्यूशन आ जाता है और प्लस यहाँ पर आपके पास एन इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है। तो ये सॉल्यूशन सॉलिड हो गया और ये यहाँ पर क्या हो जाता है? एक्वस। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अपचयन में आप देखेंगे यहाँ पर अपचयन में तो आपने फिर से डेनियल सेल में देखिए जो कॉपर धनायन था, कॉपर धनायन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था? ले रहा था। तो लेने, इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब क्या होता है? अपचयन। तो 2 इलेक्ट्रॉन को लेके ये कॉपर धातु में क्या हो जाता है? अपचयित हो जाता है। तो ये एक्वस सॉल्यूशन में से आता है। और यहाँ पर अगर हम जनरल रूप में लिखें तो n प्लस आपके पास Ne इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पर क्या हो जाएगा? n सॉलिड। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। टमाटर से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। जब किसी धातु की छड़ को हम उसी विलयन में डुबोते हैं तो विलयन के सापेक्ष वो धातु की छड़ या तो धनावेशित हो जाती है या ऋणावेशित हो जाती है, जिसके कारण उन दोनों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। फिर 2 प्रकार का हो जाता है, एक तो ऑक्सीकरण विभव और एक अपचयन विभव। तो देखिए अब हम सेल विभव देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए डेनियल सेल बना दी है। तो सेल विभव होता क्या है? सेल 2 इलेक्ट्रोडों से मिलकर बना होता है, एनोड और कैथोड। तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों का जो विभवांतर होता है वही क्या कहलाता है? सेल इलेक्ट्रोड कहलाता है। तो क्लियर हो गया? यहाँ पर एनोड है और ये कैथोड है। इन दोनों के जो बीच का विभवांतर होता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? सेल विभव कहते हैं। और इसको हम लोग काय में नापते हैं? वोल्ट में नापते हैं। और ये उस समय होता है जब सेल में कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती। अब हम ये देखते हैं कि जो सेल विभव होता है, ई सेल होता है, इसको हमको किस तरीके से लिखना है? तो ई सेल बराबर है ना, तो यहाँ पर ई रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? अपचयन माइनस, और यहाँ पर ई ऑक्स, ऑक्स का मतलब क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर क्या हो गया आपके पास? ऑक्सीकरण। तो ये सेल लिखने का तरीका है कि अगर हमको सेल समीकरण लिखनी है तो हम किस तरीके से उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, तो कैसे लिखेंगे? तो ई सेल बराबर होता है ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, यानी जो अपचयन विभव है उसमें से अगर हम लोग ऑक्सीकरण को घटा देते हैं या जो दोनों का अंतर आता है उसको ही हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? ई सेल कहते हैं। क्लियर हो? लेकिन अगर इसी को हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव के रूप में दर्शाएं, इसको हम लोग क्या में बताएं? मानक इलेक्ट्रोड विभव के रूप में, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अगर हम जब इसको मानक इलेक्ट्रोड विभव के रूप में दर्शाते हैं तो इसी समीकरण में ई के ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं? नॉट लगाते हैं, नॉट NAUGST नॉट लगाते हैं। तो ई सेल बराबर ई सेल 0, 0 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? मानक इलेक्ट्रोड विभव हो गया, और बराबर यहाँ पर हम फिर से लिख देते हैं, तो यहाँ पर भी ई 0 हो गया, ये रिडक्शन के लिए हो गया, और माइनस ई यहाँ पर क्या हो गया? 0 ऑक्सीडेशन के लिए। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम लोग किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रोडों के बीच का जो अंतर होता है, विभवांतर का जो अंतर होता है, उसे विभव का जो अंतर होता है उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? ई सेल कहते हैं। तो बच्चों इसमें 3 चीजें आपको ध्यान देना है, बिल्कुल ध्यान से रखिएगा कि अगर ई सेल का मान जो है ना,
जो ई सेल है, तो इसका मान अगर 0 आता है या प्लस आता है या 1, या यहाँ पर ये तो है, तो अगर आपने देखा कि जो सेल विभव का मान है, किसका मान है, सेल विभव का मान है, वो क्या आता है, अगर 0 आ रहा है, प्लस हो रहा है और माइनस हो रहा है। तो जब इसका मान 0 होता है तो 0 वाली कंडीशन में क्या हो रहा है कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जिंक से किस तरफ जा रहे हैं, कॉपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कॉपर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो उस कंडीशन में जब जो इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे हैं तो दोनों की तरफ का इलेक्ट्रॉन विभव क्या है, एक दूसरे के बराबर हो रहा है। दोनों तरफ का इलेक्ट्रॉन क्या है, एक दूसरे के बराबर होता है, तो उसे हम लोग वहां पर 0 बोलते हैं। ठीक है, यानी जिंक का विभव बराबर किसके विभव के बराबर हो जाएगा, जिंक का जो विभव है, जिंक धातु का जो विभव बराबर हो जाता है वो कॉपर के विभव के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर हुआ, यानी जब दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे अर्थात इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, प्रवाहित नहीं होगी। जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो वहां पर ई सेल का मान कितना होता है, 0 होता है। तो बिल्कुल से क्लियर हो गया आपको यहाँ पर कि ई सेल का मान 0 है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जिंक से कॉपर की तरफ आपके पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं या कॉपर उन इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, लेकिन वहां पर अगर हम इलेक्ट्रॉन विभव देखें तो दोनों के इलेक्ट्रॉन विभव एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अर्थात वहां पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि और यहाँ पर बोल सकते विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, यानी आई का मान क्या हो गया, 0 हो गए, यानी जो पूरा सेल है वो किस अवस्था में आ जाता है, साम्य अवस्था में आ जाता है। ठीक है, अब अगर हम ये देखते हैं कि जो इस ई सेल का मान क्या है, प्लस है, ई सेल का मान कितना आ रहा है, प्लस आ रहा है। जब ई सेल का मान प्लस आता है बेटा तो यहाँ पर देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जिंक की तरफ जा रहे हैं और विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही, विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही, यानी वहां पर जो सेल है वो क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, यानी विद्युत धारा वहां पर उपयोग में लाई जा रही है। यानी धीरे धीरे जैसे जैसे विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है वैसे वैसे सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो उस कंडीशन में जो सेल विभव का मान क्या होता है, प्लस होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जिंक से कहाँ जा रहे हैं, जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे हैं, जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे हैं, अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अर्थात क्या हो रही है, विद्युत धारा वहां पर प्रवाहित हो रही है और हम ये कह सकते हैं कि जो सेल है वो क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। सेल यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। क्लियर हो रहा है, ये बात समझ में आ रही है आपको कि यहाँ पर जिंक से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, कॉपर की तरफ जा रहे हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। जब विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है तो उसका उपयोग हो रहा है, उपयोग हो रहा है मतलब सेल वहां पर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। उस कंडीशन में सेल विभव का मान किस में आता है, प्लस में। अब अगर हम देखते हैं कि सेल विभव का मान किस में आ रहा है, नेगेटिव में, सेल विभव का मान किस में आ रहा है आपके पास, नेगेटिव में आ रहा है। तो अब उस कंडीशन में क्या हो रही है कि देखो रिएक्शन उल्टा हो रहा है, यानी अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, कॉपर से किस तरफ आ रहे हैं, जिंक की तरफ आ रहे हैं। क्लियर हो रहा है ना, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहे हैं, कॉपर से जिंक की तरफ आ रहे हैं, यानी यहाँ पर सेल की क्या हो रही है, चार्जिंग हो रही है। यानी जब सेल की चार्जिंग होती है तो जो सेल विभव का मान होता है वो ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए थोड़ा सा कि यहाँ पर आपके पास क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉपर से कहाँ पर आ रहे हैं, जिंक की तरफ। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो है आपके पास यहाँ पर जो सेल है वो क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। सेल यहाँ पर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। ठीक है ना, सेल की वहाँ पर क्या हो रही है, चार्जिंग हो रही है। तो इतना बिल्कुल क्लियर हुआ बच्चों। तो ई सेल बराबर क्या होता है, ई सेल रिडक्शन माइनस ई सेल ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये आपके पास सेल विभव के मान 3 प्रकार के हो सकते हैं, 0 में आ रहा है या प्लस में आ रहा है या माइनस में। तो जब 0 में आता है तो आपको यहाँ पर देखना चाहिए कि जो यहाँ पर सेल आपको दिखाई गई कि जिंक का विभव बराबर किसके हो जाता है, कॉपर के विभव के बराबर, अर्थात वहाँ पर कोई भी विद्युत धारा उत्पन्न नहीं हो रही है। क्लियर हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि वो जो सेल है वो किस अवस्था में आ गई, साम्य अवस्था में आ गई। ठीक है,
लेकिन अगर हमारे पास सेल विभव का मान क्या आता है, प्लस में आता, धनात्मक आता, तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरफ जा रहे हैं, जिंक से किस तरफ जा रहे हैं, कॉपर की तरफ जा रहे हैं, है ना। और जब कॉपर की तरफ जा रहे हैं यानी वहां पर क्या हो रही, विद्युत धारा उत्पन्न हो रही, विद्युत धारा उत्पन्न हो रही, तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो सेल है वो क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। फिर अगर आपके पास यहाँ पर सेल विभव का मान क्या होता है, ऋणात्मक आता है, तो बिल्कुल इसके जस्ट उल्टी क्रिया होती है ना। यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉपर से किसकी तरफ आ रहे हैं, जिंक की तरफ आ रहे हैं। जब कॉपर से जिंक की तरफ आ रहे हैं इसका मतलब है वहां पर सेल क्या हो रही है, सेल की चार्जिंग हो रही है। देखो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोड विभव का मापन। तो आपने देखा कि एक जिंक का इलेक्ट्रोड है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है ना। तो देखिए यहाँ पर हम इलेक्ट्रोड का विभव का मापन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ देखिए विभवांतर निकल पा रहे हैं, यानी जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड के बीच के विभव का अंतर हम ज्ञात कर पा रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं ज्ञात कर पा रहे हैं कि कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव कितना है या जिंक इलेक्ट्रोड विभव कितना है, ठीक है ना। यानी हम उनका अंतर ज्ञात करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने माना कि ई सेल है, यहाँ पर ई सेल का मान कितना आ रहा है, 30 मान, एक मान के चलते हैं, है ना। तो मान लेते हैं तो अगर 30 आ रहा है तो जिंक का 70 हो सकता है और उसका कितना हो सकता है, 100 हो सकता है, ये भी हो सकता है। तब भी इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। अगर हमने माना कि इसकी वैल्यू कितनी 60 है और इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 90 होगी, तब भी अंतर कितना आ रहा है, 30 ही आ रहा है। यानी हम सिर्फ इस कंडीशन में इस सेल के हम सिर्फ विभव का अंतर ज्ञात कर पा रहे हैं, लेकिन किस इलेक्ट्रोड का कितना विभव है हम ये ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं। इसको ज्ञात करने के लिए हमको एक ऐसे इलेक्ट्रोड की जरूरत होगी जो मानक का काम करे। यानी उस इलेक्ट्रोड को अगर हम वहां पर रख दें तो उसके सापेक्ष हमको जिस किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर विभव ज्ञात करना है तो हम उसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे। तो मानक का मतलब क्या होता है कि अगर हमने कोई भी इलेक्ट्रोड लिया या विलयन लिया तो वो किस कंडीशन में, मानक कंडीशन में। मानक कंडीशन का मतलब क्या हुआ, यानी यहाँ पर हमने जितनी भी चीजें ली हुई हैं उनको हमको किसमें लेना है, इकाई मान पर लेना है। यानी वहां पर जो विलयन लिया है, सांद्रता ली है, उसका मान किसके रूप में होना चाहिए, इकाई सांद्रता के रूप में होना चाहिए। तो उस विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, मानक विलयन कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हमने यहाँ पर बता रहे हैं आपको, इसको आप समझ लीजिए और जो हम बोल रहे हैं उसको आप नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में आपके पास एक प्लेटिनम की तार होता है, या आपके पास क्या है, प्लेटिनम का तार है, ठीक है। और इस तार के नीचे हम थोड़ा सा जालीनुमा संरचना बना देते हैं, ठीक है। और इसको हमने एक बीकर में डुबोया हुआ है, ठीक है। और इस बीकर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भरा है। कौन सा अम्ल भरा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भरा है, HCl भरा है। और जो HCl विलयन है उसकी जो है मोलर सांद्रता है वह 1 मोल पर लीटर है। वो क्या है, 1 मोल पर लीटर है, ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि हम मानक बना रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसकी जो विलयन की सांद्रता है वो 1 मोल प्रति लीटर है, या उसकी मोलर सांद्रता 1 है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक कांच का समझ लीजिए परख नली उल्टी करके यहाँ पर रख दी है, ठीक है, इस तरीके से, है ना। ये कर दिया, यहाँ पर हमने उल्टी किया हुआ है। अब यहाँ पर हमने हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं। कौन सी गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड की जाती है वहां पर तापमान कितना होता है, 298 केल्विन। कितना तापमान होता है, 298 केल्विन। और जो दाब होता है वो दाब होता है 1 बार, ठीक है। तो ये भी मानक कंडीशन है। तो अब मानक का मतलब समझ में आया कि जो हमने हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका टेम्परेचर कितना है, 298 केल्विन है, और दाब कितना है, 1 बार है। और जो हाइड्रोजन क्लोराइड विलयन है उसकी सांद्रता कितनी है, 1 मोल पर लीटर है। इस कंडीशन पे जो ये इलेक्ट्रोड बना है, ये इलेक्ट्रोड क्या होता है, मानक होता है। तो क्लियर हुआ। तो इसका सेटअप आपने जो हमने बोले इसको आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमने प्लेटिनम। अब देखिए एक बात और यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं कि हमने यहाँ पर प्लेटिनम का तार क्यों लिया है, जबकि हम बना रहे हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। तो देखिए हाइड्रोजन धातु का इलेक्ट्रोड तो बना नहीं सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, गैस है।
इसका हम इलेक्ट्रोड तो बना नहीं सकते, तो हमने यहाँ पर प्लेटिनम लिया, या हम ऐसी धातु लेते हैं जो अक्रिय अवस्था में है, यानी यहाँ पर प्लेटिनम की जो धातु का तार लिया है वो इधर किसी चीज से क्रिया नहीं करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर HCl हो गया तो HCl के साथ इसकी कोई भी अभिक्रिया यहाँ पर नहीं होगी, यानी यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है ना, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म का काम कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जो प्लेटिनम हमने यहाँ पर लिया है, हाइड्रोजन की जब गैस प्रोवाइड कर रहे हैं वो या तो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है या इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, दे रहा है। उस कंडीशन में ये जो प्लेटिनम है, तार है, वो उसको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें होती हैं, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, या इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या SHE, यानी जो SHE है इसकी दो विशेषताएं होती है। सबसे पहले विशेषता जो है, इसका जो वोल्टता है वो क्या होती है, 0 वोल्ट होती है। यानी जो इसका विभव है ना, वोल्टता का मतलब क्या होता है, विभव है, विभव इसका यहाँ पर क्या है, 0 है, ठीक है। क्लियर हुआ। और दूसरी चीज ये है कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीकरण का भी काम करता है और अपचयन का भी काम करता है। यानी एक टाइम में वो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया का भी काम करेगा और एक टाइम में वो अपचयन का भी काम करेगा। यानी उसमें दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, ऑक्सीकरण की भी होगी और अपचयन की भी होगी। अब हम ये देखते हैं कि कैसे ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं होती हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है एक टाइम में वो कैथोड का काम कर रहा है ना, और एक टाइम में एनोड का काम कर रहा है। तो कैसे कर रहा है वो कैथोड का काम और कैसे कर रहा है एनोड का काम। अब देखिए ये सेल आप ध्यान में रखिए, इस सेल में जो जिंक है वो काय का काम कर रहा है, एनोड का काम कर रहा है, और कॉपर किसका काम कर रहा है, कैथोड का। बिल्कुल क्लियर करके चलना है। अब हमने इस सेल में से इस जिंक को हटा देते हैं, है ना, ठीक है, और उसकी जगह हम वहां पर क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर हो रहा है। ये सेल है, कॉपर को अपनी जगह रहने देते हैं, जिंक को हटाते हैं और जिंक की जगह हम वहां पर क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो देखिए ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहाँ बना हुआ है। अब यहाँ पर इसी के बगल में हमने क्या दूसरा इलेक्ट्रोड लगा दिया है, कॉपर इलेक्ट्रोड, है ना। और कॉपर इलेक्ट्रोड आप पूरा फिर से वही सब चीजें हैं कि कॉपर सल्फेट विलयन है यहाँ पर, ठीक है, ये लवण सेतु है यहाँ पर, ठीक है, ये लवण सेतु बना है और यहाँ पर इसका कनेक्शन हम लोग करते हैं गैल्वेनोमीटर से। क्लियर हो गया। देखिए सेल तैयार हो गई ना, क्लियर हो रहा। हमने जिंक की जगह अब यहाँ पर क्या लगा दिया है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर हुआ। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अभी आपको तुरंत बता चुके थे कि इसका जो विभव होता है वो कितना होता है, 0 वोल्ट, है ना। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है वो कितना होता है, 0 वोल्ट होता है, ठीक है। अब हमने जब यहाँ पर इसको लगाया तो कॉपर काय का काम कर रहा है, कैथोड का, ठीक है, कॉपर काय का काम कर रहा है, कैथोड का। अब इस कंडीशन में आप ये देखिए, जो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है ये काय का काम करेगा, एनोड का काम करेगा। एनोड का काम करने का मतलब ये है कि इसके ऊपर ऋणावेश होता है और यहाँ पर इसके ऊपर क्या होता है, धनावेश होता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर, तो एनोड का मतलब ये होता है कि ये हाइड्रोजन अपने में से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है। तो कैसे निकाल रहा है, यहाँ पर हम रिएक्शन लिख सकते हैं, हाइड्रोजन है, ठीक है, गैसीय अवस्था में। किस अवस्था में है, ये गैसीय अवस्था में है और ये अपने में से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर क्या किए, निकाले, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, कैथोड की तरफ जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो काय का काम कर रहा है, एनोड का काम कर रहा है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन जब इस दिशा में जा रहे होते हैं, ठीक है, तो जो गैल्वेनो और विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित होती है, आपको मालूम है ना। तो ये गैल्वेनोमीटर जो लगा इसमें फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है। जब फ्लक्चुएशन हुआ, जहां पर ये 0 से भी जितना भी घूमा, है ना, उस पॉइंट पे जो भी नंबर आता है वो इस कॉपर इलेक्ट्रोड का क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। क्यों कहलाता है, अगर मान लेते हैं कि जैसे एग्जांपल में हम लोग पढ़ते हैं कि इसका इलेक्ट्रोड विभव, कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, 34 होता है, ठीक है, 0.34 होता है, ठीक है। मान लेते हैं 34 पे आके हो गया। क्यों हो गया ऐसे, क्योंकि हाइड्रोजन को हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, 0, और जो गैल्वेनोमीटर में जो फ्लक्चुएशन हुआ है वो कितना आ रहा है, 0.34 आ रहा है।
तो हम ये मान के चलते हैं कि अब हमको ये मालूम पड़ गया कि कॉपर इलेक्ट्रोड का विभव कितना है। क्लियर हो गया। तो हमने किससे ज्ञात किया, हमने एक ऐसा इलेक्ट्रोड बनाया जिसका मानक विभव कितना था, 0 था। उसको हम लोगों ने मानक कंडीशन पे रखा और मानक कंडीशन पे रख के उसका विभव कितना हुआ, 0। उसके सापेक्ष हम यहाँ पर कोई भी धातु का क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन था वो किसके काम भांति व्यवहार कर रहा था, एनोड की भांति हाइड्रोजन है। यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही, ऑक्सीकरण की। कौन सी अभिक्रिया हो रही, ऑक्सीकरण की। अभी हमने बताया था कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया भी हो रही है और अपचयन की। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है। अब हम देखते हैं कि अपचयन की अभिक्रिया कैसे होती है। तो फिर से आप देख लीजिए, यहाँ पर हम बना देते हैं। तो आपने यहाँ पर इस वाले सेट में देखिए, अभी हमने जिंक को हटाया था। अब हम क्या करते हैं, जिंक को रहने देते हैं और कॉपर की जगह हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यानी अब आपको किस क्षण का आपको विभव निकालना है, जिंक का निकालना है। तो देखते जब यहाँ पर फिर से हम चित्र बना देते हैं, फिर से आपका रिवीजन होता जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये जिंक की छड़ है, ठीक है। यहाँ पर लाइन कीजिए तो जिससे कंफ्यूजन ना हो। जिंक की छड़ है, जिंक की छड़ को हम लोगों ने कहाँ में डुबाया हुआ, जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाया हुआ। और यहाँ पर हमने दूसरा इलेक्ट्रोड लिया है और वो कौन सा इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना। वो कौन सा इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, मानक है, जिसका इलेक्ट्रोड विभव क्या है, 0 है। देखिए हम बोलते भी जा रहे हैं, आप याद करते चलिए। 298 केल्विन पर है और जो दाब है वो 1 बार है। ये स्पेशल कंडीशन है, मानक कंडीशन है। और जो यहाँ पर HCl का विलयन भरा हुआ है उसकी सांद्रता कितनी है, 1 मोलर सांद्रता, यानी 1 मोलर विलयन है ना। तो मानक बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसका कनेक्शन हम किससे कर देते हैं, गैल्वेनोमीटर से कर देते हैं। और यहाँ पर हम लवण से भी लगा देंगे। पूरा सेल वही बना है, आप ध्यान दीजिए। हमने सिर्फ जिंक को रखा है और कॉपर की जगह हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया। बिल्कुल क्लियर है ना, बिल्कुल सरल सी चीज है, बस ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि जो जिंक है ना, अब जिंक अपने में से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, तो बंद करें देखिए। तो अब देखिए, अब हमने यहाँ पर देखना था कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, एनोड की भांति, ठीक है। यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड के तरह भी व्यवहार करता है और कैथोड की तरह, यानी उसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया भी हो रही है और अपचयन की। तो ये ऑक्सीकरण की अभिक्रिया आपने देखी। तो यहाँ पर आपके पास क्या था, कॉपर था। कॉपर 2 धनाएं थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है जो कि किसमें दिए थे, हाइड्रोजन में दिए थे। और यहाँ पर एक कॉपर धातु बना देता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इसमें अभी आपको बताया था कि हमने यहाँ पर जो है पहले वाले में जिंक को हटा दिया तो उसकी जगह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाया। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिंक को रहने देते हैं, कॉपर को हटा देते हैं और कॉपर की जगह हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना। कोई चेंज नहीं करना, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट करके चलिए आप यहाँ पर, ठीक है। जब हमने यहाँ पर लगाया पूरा मानक कंडीशन में है, यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वोल्ट कितना है, 0 है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो जिंक है वो एनोड का काम कर रहा है। क्यों एनोड का काम कर रहा है, क्योंकि जिंक यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो रहा है, इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। किसकी तरफ जा रहे हैं, हाइड्रोजन की तरफ। तो आपको देखो इससे ये चीज भी क्लियर हो जाती है कि जो जिंक है वो हाइड्रोजन से ज्यादा सक्रिय धातु है ना। इसलिए जिंक यहाँ पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है और यहाँ पर ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ले रहा है। तो ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, कैथोड की भांति व्यवहार करेगा। तो क्लियर हो रहा है। तो हम समीकरण में देखते हैं कैसे कैथोड की भांति व्यवहार कर रहा है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, जिंक है। जिंक ने अपने में से इलेक्ट्रॉन को क्या की, निकाले। तो यहाँ पर Zn2+ बना, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। क्लियर हो रहा है बच्चों, ठीक है। ये एक्वस सॉल्यूशन में आ जाते हैं जिंक आयन। फिर यहाँ पर आपके पास जो हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन जो धनायन है वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं, लेते हैं और लेने के बाद यहाँ पर क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन गैस को बना देते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम है कि जब इलेक्ट्रॉन लिया जाता है तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अपचयन। यानी ये कौन सी अभिक्रिया, अपचयन। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो किसकी भांति कार्य कर रहा है, कैथोड की भांति। तो ये बिल्कुल क्लियर करके चलना है। यहाँ पर हम रेड से लिख देते हैं कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो किसकी भांति कार्य करता है, कैथोड की भांति कार्य करता है। यानी आपके पास एक हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, वो एक समय में
अपचयन का भी काम करता है और उसी समय वो काय का काम कर रहा है, ऑक्सीकरण का भी काम कर रहा है। अब इस कंडीशन में देख लीजिए, अगर आपको कैसे इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, जिंक का निकालना है। अब ये तो शून्य हो गया है, ठीक है। अब जब यहाँ पर दोनों का कनेक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो गई, तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा, शून्य से वो आगे बढ़ेगा। तो जिस पॉइंट पे आके रुक जाएगा वो पॉइंट, वो बिंदु है ना, जो मान है वो किसका होगा, इलेक्ट्रोड विभव, जिंक धातु का इलेक्ट्रोड विभव होगा। तो बच्चों आपको समझ में आया कि हम जो ये सेल लेते थे, इसमें सिर्फ हम जो इलेक्ट्रोड लगे थे कॉपर और जिंक, उनके बीच का सिर्फ हम विभव का अंतर ज्ञात कर सकते थे, किसका विभव कितना है, हाइड्रोजन का मतलब जिंक का कितना है, कॉपर का कितना, ये हम ज्ञात नहीं कर सकते थे। इसको हम किससे ज्ञात कर रहे थे, हमने एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया। क्यों मानक बनाया, क्योंकि मानक का मतलब होता है कि हमने वहाँ पर जितनी भी चीज़ें यूज़ करी हैं वो सब उस इकाई मान में हो। यानी टेम्परेचर हमने कितना रखा है, 298 केल्विन रखा है, 1 बार दाब है, और जो हमने यहाँ पर विलयन लिया हुआ है HCl वो 1 मोल पर लीटर लिया है। तो ये जो विलयन बना पूरा जो सेटअप तैयार हो रहा है वो यूनिट में हो रहा है, 1 यूनिट में हो रहा है। क्लियर हो गया, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, मानक। और इस कंडीशन में जो हाइड्रोजन है उसका विभव शून्य होता है, पहली चीज तो याद रखें। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है तो वो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया भी होती है, उसमें अपचयन की अभिक्रिया होती है, अर्थात वही हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है एक समय में एनोड की भांति कार्य करता है और कैथोड की भांति भी कार्य करता है। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ये प्रश्न पूछा जाता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की क्रिया विधि या क्रिया प्रणाली को समझाइए। तो उस कंडीशन में बस आपको इतना यहाँ पर समझा के बताना होगा। आपको समझ में आया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, ओके।